हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे लास्ट सेशन में 8.9 तक हमने फिनिश करा था। अब इस सेशन का आवाज़ हम कर रहे हैं 8.10 से, और ये भी पास्ट एग्जामिनेशन से लिया गया क्वेश्चन है। जैसा कि आपने देखा हर सेक्शन में हमने कोशिश करी है कि जितने भी उस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट 15 ईयर्स में वो सारे इंक्लूड करे जाएं। अब वो कह रहे हैं मिसेस कार्लिन हैज़ हेड ऑफिस एट न्यूयॉर्क। तो अब की बार हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसका मतलब रिपोर्टिंग करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर है, करेक्ट। और कह रहे हैं ब्रांच इंडिया में है, यानी कि अब की बार रुपी को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है तो एक्सचेंज रेट से डिवाइड करते जाएंगे। अब कह रहे हैं मुंबई ब्रांच इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ऑफ कार्लिन एंड कंपनी, और कह रहे हैं इंटीग्रल है। अब उसके बाद उसने कहा कि जो ट्रायल बैलेंस है और एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ वो हमें दिया हुआ है। बिकॉज ब्रांच जो है वो मुंबई में है, इंडिया में है, तो जाहिर है कि ब्रांच ने अपनी अकाउंटिंग जो करी होगी वो रुपीस में करी होगी, और रुपीस थाउजेंड्स में है। उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है ब्रांच के पास 300 का, परचेजेस भी हैं और सेल्स भी हैं, डेटर्स भी हैं और क्रेडिटर्स भी हैं। उसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज भी है और बिल्स पेएबल भी है। इसका मतलब डेबिट में जो लिखा है वो बिल्स रिसीवेबल है, क्रेडिट में जो लिखा है वो बिल्स पेएबल है। वेजेस एंड सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, सन्ड्री चार्जेस, और उसके अलावा कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। वो कह रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कंप्यूटर्स वर एक्वायर्ड फ्रॉम ए रेमिटेंस ऑफ $6,000 रिसीव्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क हेड ऑफिस एंड पेड टू दी सप्लायर। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया हेड ऑफिस जो कि हमारा यूएसए में है, तो यूएसए ने क्या करा, ब्रांच को $6,000 भेजे, $6,000 भेजे कंप्यूटर खरीदने के लिए। अब ब्रांच ने तो कंप्यूटर को अपनी बुक्स में जो रिकॉर्ड करा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो 2,40,000 पर रिकॉर्ड करा हुआ है। ये फिगर थाउजेंड्स में है, इसलिए मैंने 240 की जगह 2,40,000 बोला। मतलब ब्रांच ने अपनी बुक्स में इसको 2,40,000 पर रिकॉर्ड करा है, यानी कि 240 पर रिकॉर्ड करा है, 240,000 पर। इसका मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो कंप्यूटर की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अब की बार गिवन है, और अब की बार कंप्यूटर्स को मैंने डेप्रिशिएट करना है 60% से। उसके बाद कह रहा है अनसोल्ड स्टॉक ऑफ मुंबई ब्रांच वॉज वर्थ ₹4,20,000 ऑन 31 मार्च। अब जब मुंबई ब्रांच है उसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 4,20,000 का। अब देखो 4,20,000 जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे तो उसको आपको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थाउजेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 1,000 से आप डिवाइड कर देना, तो आपको ये पता लग गया एक तरीके से। पहले तो खैर ये क्लोजिंग स्टॉक है, पहले तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा जो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट है। क्लोजिंग एक्सचेंज रेट कितना है बाबा? क्लोजिंग रेट जो है 42 है, तो मैं 42 से पहले तो इसको डिवाइड करूंगा, और 42 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा $10,000, करेक्ट, क्योंकि अब की बार रिपोर्टिंग करेंसी जो है वो डॉलर्स है। अब ये $10,000 तो है, लेकिन मैंने कहा हमें फिगर्स को थाउजेंड्स में लाना है, तो थाउजेंड्स में लाने के लिए मुझे इसको 1,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अल्टीमेटली $100 पे मैं इसको अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखूंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये इसमें चीज़ें दी हुई हैं। बाकी उसने ओपनिंग एक्सचेंज रेट तुम्हें दिया हुआ है, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट दिया है, एवरेज रेट भी तुम्हें दिया हुआ है, लेकिन उसने इस क्वेश्चन में एक चीज़ लिखी है। वो कह रहा है कन्वर्जन जो होना चाहिए अप टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी तक होना चाहिए। अप टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी तक होना चाहिए का क्या मतलब है? सपोज जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, करेक्ट, मैंने कोई आइटम है उसको कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट से डिवाइड करा, और मान लेते हैं फिगर जो है 676.372 इस तरह आ रही है, तो मैं उसको 2 डेसिमल तक रखूँगा। ये इस लाइन का मतलब है। इज इट क्लियर टू यू? आगे उसने लिखा है कि यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर US डॉलर द रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020 and balance sheet as on that date of Mumbai branch as it would appear in the books of New York head office of Carlin and Company and you are informed that। अच्छा, क्वेश्चन में अब की बार तुमसे कह रहा है कि यू आर सपोज टू प्रिपेयर ए रेवेन्यू स्टेटमेंट, तो रेवेन्यू स्टेटमेंट बनानी है, और कह रहे हैं यू आर इन्फॉर्म्ड दैट मुंबई ब्रांच अकाउंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ $39,609.18। अब वो क्या कह रहा है कि हेड ऑफिस के अकाउंट में
जो हेड ऑफिस का अकाउंट है, हेड ऑफिस के अकाउंट में ब्रांच का जो है वो डेबिट बैलेंस है, और ब्रांच का डेबिट बैलेंस कितना दिया हुआ है 39,609.18, करेक्ट। यानी कि हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने इतना पैसा लेना है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रांच कह रही है हमने इतना पैसा आपको इन टर्म्स ऑफ रुपीस देना है। इसका मतलब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, तो ये कहानी इस क्वेश्चन में दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो करने के लिए, हालांकि अब ये वैसे तो तुम खुद कर सकते हो, लेकिन चलो आप भी क्या याद रखोगे। तो क्वेश्चन नंबर है ये 8.10। तो 8.10 को देखिए जी, 8.10। अब ये जो 8.10 क्वेश्चन है, करा तो मैं ये रहा हूं ये क्वेश्चन, और बाद में 8.12 क्वेश्चन एब्सोल्युटली सेम है, तो वो क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो। इज इट क्लियर टू? वो बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले तो इसमें मुझे लिखना पड़ेगा बुक्स ऑफ, क्या नाम था कंपनी का भी, कार्लिन एंड कंपनी। तो बुक्स ऑफ कार्लिन एंड कंपनी हम लिख देंगे बुक्स ऑफ, नाम भी अजीब सा है, कार्लिन एंड कंपनी। कार्लिन एंड कंपनी की बुक्स में मैं बनाऊंगा मुंबई ब्रांच अकाउंट, मुंबई ब्रांच ट्रायल, इनफैक्ट अकाउंट मैंने बोल दिया था, ब्रांच ट्रायल। तो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस अब हम बनाएंगे, लेकिन रिपोर्टिंग करेंसी में बनाएंगे, और रिपोर्टिंग करेंसी क्या है, इन यूएस डॉलर्स। तो यूएस डॉलर्स में हमें इसको बनाना है, और जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस हमारे सामने है वो रुपी में है, करेक्ट। तो बनाने के लिए मैंने क्या करा, ब्रांच के आइटम्स को मैंने पिकअप करना शुरू करा। ब्रांच का पहला आइटम जी ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक पहले तो आप यहाँ पर लिख लें। अब ओपनिंग स्टॉक आपने लिख लिया। अब ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट जो हमें दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ रुपी दिया हुआ है, तो रुपी में तो 3 लाख दिया है। मैंने आपको बताया था जब रुपी को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा एक्सचेंज रेट से। इज इट क्लियर टू यू? एक्सचेंज रेट से डिवाइड करना पड़ेगा, और एक्सचेंज रेट जो है, ओपनिंग एक्सचेंज रेट 40 का है, तो मैं 40 से डिवाइड करूंगा, और यहाँ पर मैं अब डेबिट और क्रेडिट लिख दूंगा। ओपनिंग स्टॉक, और जाहिर है कि ये जो डेबिट और क्रेडिट के कॉलम है ये अब डॉलर्स में आएंगे, क्योंकि रुपी को मैं डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक है तो डेबिट में आ जाएगा, तो 7,500। ओपनिंग स्टॉक के बाद अगला आइटम मैंने परचेजेस लिया। अब परचेजेस जो तुम्हें गिवन है इस क्वेश्चन में, वो 8 लाख की परचेजेस गिवन थी, तो 8 लाख पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, और एवरेज रेट का यूज़ करना पड़ेगा। एवरेज रेट को आप यूज़ करेंगे तो पॉइंट्स में फिगर आ जाएगी 19,512.20। इज इट क्लियर टू यू? परचेजेस के बाद आप सेल्स का अमाउंट लिखेंगे, और सेल्स का अमाउंट आपको 12 लाख रुपए का दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ रुपी। सेल्स को भी एवरेज रेट के हिसाब से कन्वर्ट करा जाता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत अब नहीं पड़नी चाहिए। आउटर कॉलम में 29,268.14 आप लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? सेल्स के बाद फिर नेक्स्ट आइटम डेटर्स है। वैसे तो डेटर्स क्रेडिटर इकट्ठे दिए हुए, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए। 4 लाख, और 4 लाख ये बैलेंस शीट का आइटम है, मॉनेटरी आइटम है, तो क्लोजिंग रेट 42 से हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 9523.81। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके बाद फिर क्रेडिटर्स भी हैं, तो क्रेडिटर्स भी लिखना पड़ेगा। क्रेडिटर्स का अमाउंट जो आपको गिवन है, थोड़ा सा बोरिंग तो होता ही है, लेकिन करके दिखाने में भी ज़रूरी है। 3 लाख बच्चे सोचते हैं सीधा रीड करा देते तो कितना अच्छा होता। 7,142.86। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है उन तमाम चीज़ों से मैं आसना हूँ। कई बच्चे सोचते हैं खाली लिखाया जा रहा है, मेरे को मालूम है इस बात का। बिल्स रिसेबल सब कुछ सॉल्व तो है सर, क्यों नहीं रीड करा देते। 1,20,000 बिल्स रिसेबल भी बैलेंस शीट का आइटम है, 42 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख। बिल्स रिसेबल कितना 120 था ना, हाँ 120 को 42 से करेंगे तो ये भी
कितना आ जाएगा? बिल्स रिसेबल को 120 से करेंगे तो ये तो मेरे को फिगर याद नहीं आ रही। वैसे तो मुझे मोस्टली याद रहती हैं फिगर, अनफॉर्चुनेटली ये मुझे याद नहीं आ रही है, तो फिर मुझे करना पड़ेगा। सर आपको सारी फिगर याद कैसे हो जाती है? अब इतने बार करा दी है। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 42 करेंगे तो ये फिगर जो आ रही है ये मुझे याद नहीं रही थी, तो 2857.14 लीजिए जी, ये फिगर आ रही है। जो नहीं आएगी तो याद फिर मैं उसको क्या करूँगा? कैलकुलेटर से ही करूँगा, और किससे करूँगा? हालांकि कुछ बच्चों ने जो सेस से जुड़े हुए आंसर मुझे दे दिया था, थैंक यू। बिल्स पेबल जो है वो 2,40,000 के, और बिल्स पेबल को भी हम इससे डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कर देंगे तो इसको मैं सीधा डबल कर देता हूँ ना, तो 5714.29 कर दिया मैंने। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज है। वेजेस एंड सैलरी मैंने शॉर्ट फॉर्म में W/S लिख दिया। वेजेस एंड सैलरी का अमाउंट पहले तो आप देखो क्वेश्चन में कितना लिखा है सर, 560 लिखा हुआ है, और इसमें एवरेज रेट यूज होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो 41 से आपको करना पड़ेगा, और 13,658 की फिगर आपकी आ जाएगी, करेक्ट। उसके अलावा फिर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस भी हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैंने RRT लिख दिया। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस आप देख रहे हैं 3,60,000 का है। 3,60,000 को भी एवरेज रेट 41 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली ये 8780.49 आ जाएगा। उसके अलावा फिर सन्ड्री चार्जेस भी क्वेश्चन में गिवन है, सन्ड्री चार्जेस। अब सन्ड्री चार्जेस जो है 1,60,000 के, सन्ड्री चार्जेस को भी आप डिवाइड करेंगे 41 से, तो ये आ जाएगा आपका 3902.44 मेरे ख्याल से। सन्ड्री चार्जेस के बाद कंप्यूटर से, याद होगा आपको मैंने अभी कंप्यूटर्स के बारे में बताया था। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कंप्यूटर खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए थे। ब्रांच ने तो अपनी बुक्स में इसको 2,40,000 पर रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? तो अब मैंने इसको डिवाइड, और ये तो एक्चुअल बेसिस पर ही है, तो मैंने यहाँ एक्चुअल लिख दिया, एक्चुअल बेसिस पर, क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू $6,000 हमारे पास है, इजंट इट। कंप्यूटर्स के बाद फिर बैंक तुम्हें दिया हुआ है, तो बैंक भी आप लिखेंगे, और बैंक का अमाउंट जो तुम्हें गिवन है डेट इज इक्वल टू 10,000। फॉर्चुनेटली एक थोड़ा सा इजी फिगर आई है। बैंक का अमाउंट जो तुम्हें दिया हुआ है, बैंक का अमाउंट कितना है एक मैं ज़रा चेक कर लूँ, कई बार मुझे भी ना कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। बैंक का अमाउंट जी, एक सेकंड के लिए, बैंक बैलेंस कहाँ है? बैंक बैलेंस जो दिया हुआ है 420, यानी कि 4,20,000 दिया हुआ है, तो 4,20,000 बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस 4,20,000 है। पहले तो 4,20,000 मैंने लिख दिया। अब 4,20,000 को क्लोजिंग रेट 42 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आउटर कॉलम में 10,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? लास्ट में हमें दिया हुआ है हेड ऑफिस अकाउंट, और जो हेड ऑफिस अकाउंट है आपने देखा ब्रांच की बुक्स में 16,20,000 है। मैंने पूरी फिगर्स लिख ली है, मैंने थाउजेंड्स में नहीं लिखी, मैंने फुल फ्लैट्स फिगर लिख ली है। 16,20,000 ये भी एक्चुअल बेस पर ही होगा। इसका कॉरस्पॉन्डिंग मैंने अभी आपको बताया था कि हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने ब्रांच से जो पैसे लेने हैं वो 39,609.18 है। मैं बार बार एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट में लिखा है ना, तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग फिगर क्रेडिट में ही लिखनी है। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। अब जब मैंने इसको ऐड करा तो ऐड करके टोटल आ जाएगा 81,734.62। ये ऐड कर करके टोटल आ गया। यहाँ का टोटल भी इत्तेफाक से 8734.62 आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन में कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आया। अब जब तुमने करा तो क्लोजिंग स्टॉक को भी तुम कर ही लो। क्लोजिंग स्टॉक
बिकॉज मैंने अब जो सारी फिगर थाउजेंड्स में थी उसको फुल फ्लैट्स फिगर लिख लिया है, तो अब क्लोजिंग स्टॉक जो तुम्हें दिया हुआ है ₹4,20,000, तो उसको तुम डिवाइड कर दो क्लोजिंग रेट से। क्लोजिंग रेट जो है 42 गिवन है, तो ये ₹10,000 आ गया, $10,000 सॉरी आ गया। इज इट क्लियर टू यू? मैंने सारी फिगर जो 1000 में थी उनको फुल फ्लैट्स लिख दिया है। इज इट क्लियर टू यू? अब तुम्हें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है 1000 में, क्योंकि सारी फिगर ये फुल फ्लैट्स लिखी हुई है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में उसने तुमसे पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में वो तुमसे पूछ रहा है रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट एक तुमने बनाई, रेवेन्यू स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन पूछता है उसी का आंसर देना भी होता है, वैसा ही आंसर देना भी होता है। और पता लग रहा है उसने पूछा है रेवेन्यू स्टेटमेंट, आप बना रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो पूछा जाएगा उसका ही आंसर देना पड़ता है। लीजिए जी, रेवेन्यू स्टेटमेंट कोई नई चीज़ नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने सेल्स लिखी। अब सेल्स का जो अमाउंट है वो 29,000। अब देखो रेवेन्यू स्टेटमेंट जाहिर है कि डॉलर्स में बनेगी। इज इट क्लियर टू यू? 29,268.14। अब मैंने इसमें से क्या करा देखे, यहाँ पर मैंने इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैंने पहले ओपनिंग स्टॉक को लिखा। डॉलर्स में ओपनिंग स्टॉक 7,500 का था, उसमें मैंने परचेजेस ऐड कर दी, और परचेजेस का जो अमाउंट था 19,512.20 का था। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी थे क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी के रूप में, तो 13,658.54 के थे। इसमें से मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 था। देखो यहाँ मैंने थाउजेंड्स में नहीं लिखा, अब ये फुल फ्लैट्स फिगर लिखी जा रही है, ध्यान ये रखना है। तो ये प्लस माइनस कर करके आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 30,670.74। ऐसा करके आपको ये पता लग गया कि अभी तक टेक्निकली आपके पास ग्रॉस लॉस आ रहा है वैसे देखा जाए। अब मैं इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक तो आपका रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, और रेंट रेट एंड टैक्सेस $8780.44 के हैं। इसी तरह से फिर कुछ सन्ड्री चार्जेस भी थे, सन्ड्री चार्जेस 3902.44 के थे। अब इस क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट थी डेप्रिसिएशन की वो हमने ट्रायल के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि एडजस्टमेंट को ट्रायल के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, तो आपको यहाँ डेप्रिसिएशन भी देना पड़ेगा। अब जो कंप्यूटर है उस पर हम डेप्रिसिएशन देंगे। कंप्यूटर आपको मालूम है $6,000 आपने लिखा हुआ है। अब $6,000 पे 60% का डेप्रिसिएशन आपको देना पड़ेगा, तो 3,600 आपका डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा। करेक्ट? तो अल्टीमेटली आपका नेट लॉस इस क्वेश्चन में आएगा, नेट लॉस 17,685.38। ये आपका नेट लॉस इस क्वेश्चन में है। अगर मैं इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाता, जो कि पूछी गई है वैसे, तो मैं बैलेंस शीट जब बनाता तो बैलेंस शीट कैसे बनाता? बैलेंस शीट, अब जहाँ तक बैलेंस शीट का सवाल है, जाहिर है बैलेंस शीट भी सब कुछ डॉलर्स में ही बनेगा। अब हमने डॉलर्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो कंप्यूटर से एक तो अब कंप्यूटर्स देखें आपने, ट्रायल के अंदर जो लिखा हुआ है वो 6,000 लिखा हुआ है कन्वर्ट करने के बाद, $6,000। अब बिकॉज डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हमने ट्रायल में नहीं करी, तो डेप्रिसिएशन एक बार यहाँ लिखा है तो अब इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा 3,600, तो आउटर कॉलम में 2,400। अगर मैंने ये ट्रायल में ही कर दी होती, सपोज डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट मैंने ट्रायल के अंदर ही कर दी होती, इजंट इट और नॉट, ट्रायल के अंदर ही कर दी होती,
तो ऑटोमेटिकली ये फिगर 2400 पे आ चुकी होती है और डेप्रिसिएशन पीएनएल में आ जाता है और ये फिगर 2400 वाली जो है वो बैलेंस शीट में आ जाती है। तो अल्टीमेटली इफेक्ट कोई डिफरेंस कुछ नहीं आएगा उससे। कंप्यूटर के बाद फिर इस क्वेश्चन में जो था स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का हमने लिख दिया। फिर डेटर्स भी थे क्वेश्चन में, डेटर्स, बिल्स रिसेबल भी थे, डेटर्स भी थे 9523.81 डेटर्स के बाद फिर बिल्स रिसेबल भी आप यहाँ पर लिखेंगे। बिल्स रिसेबल की फिगर थी 2857.14 और उसके अलावा बैंक का बैलेंस भी था जो कि एब्सोल्यूट बैलेंस था 10,000। तो ये आपकी एसेट साइड इस केस में आ जाएगी। दूसरी तरफ जो हेड ऑफिस अकाउंट है, बिकॉज उसमें क्रेडिट बैलेंस है, इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो है 39,609। ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में है। अब जो नेट लॉस निकला इस क्वेश्चन में, वो नेट लॉस अब की बार माइनस करेंगे जैसे नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो 17,685.38 ये आप अब की बार माइनस करेंगे। तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 21,923.80। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद आप लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर आप लिखेंगे 7142.86। सन्ड्री क्रेडिटर के बाद आप लिखेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जो हैं वो इस क्वेश्चन में 5714.29 के। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा फिगर क्लमजी है। मैंने कहा सेम क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी सेम क्वेश्चन है, तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.11, ये भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन इसके आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट्स हैव अ लुक। पहले तो कहता है द वॉशिंगटन ब्रांच ऑफ F9 मुंबई सेंड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑन 31st ऑफ दिसंबर सो एंड सो डेट। तुमने देखा होगा मैं कई बार ईयर नहीं पढ़ता हूँ, करेक्ट, क्योंकि मेरे को मालूम है सपोज यहाँ 19 लिखा है, हो सकता है आपकी बुक्स में 29 लिखा हो, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। 31 दिसंबर को ईयर के एंड में ये ट्रायल बैलेंस है। वॉशिंगटन ब्रांच ऑफ द वॉशिंगटन ब्रांच ऑफ मुंबई, इसका मतलब हेड ऑफिस मुंबई में है, ब्रांच जो है वो वॉशिंगटन में है। करेक्ट। और तुम देख ही रहे हो ब्रांच की जो अकाउंटिंग है वो डॉलर्स में है, इसका मतलब रुपये में कन्वर्ट करना है। पहले तो हेड ऑफिस अकाउंट, यानी कि ब्रांच कह रही है हमने हेड ऑफिस को इतना पैसा देना है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। फिर ये 84,000 की सेल्स दिखा रहा है, डेटर्स इतने के दिखा रहा है, क्रेडिटर्स इतने के दिखा रहा है, मशीनरी इतने की है, कैश एट बैंक इतने का है, और उसके अलावा ओपनिंग स्टॉक दिखा रहा है। फिर गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस दिखा रहा है, करेक्ट, और उसके अलावा एक्सपेंसेस हैं। ज़्यादा आइटम तो नज़र नहीं आ रही हैं, ज़्यादा तो नहीं है ना आइटम, लेकिन इस क्वेश्चन में वही चीज़ आ गई। आपको याद होगा एक पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही आया था। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट इज स्टूड एज फॉलोज। वो कह रहे हैं हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। हेड ऑफिस मुंबई में इस साल की बिगनिंग में हेड ऑफिस ने ब्रांच से 8,10,000 रुपये लेने होंगे और हमने 29,26,000 के गुड्स भेजे। पहले तो इससे तुम्हें एक चीज़ ये पता लग जानी चाहिए या क्लिक हो जानी चाहिए कि ये जो गुड सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है। इज इट क्लियर टू यू? जो ये $64,000 है, मुझे इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गुड सेंड टू ब्रांच की वैल्यू यहाँ पर 29,26,000 दे दी। इसका मतलब 64 था ब्रांच ने, पहले तो इसका मतलब 29,26,000 वर्थ रुपीज़ के गुड्स रिसीव करे, लेकिन उन्होंने उसको डॉलर्स में 64,000 पर लिखा। इसका मतलब ये है। अच्छा जी, 8,10,000 रुपये पहले से ही लेने थे, इतने रुपए के गुड्स और भेजे, तो इसका मतलब हेड ऑफिस ने अब इतना पैसा लेना है, तो ब्रांच ने इतना पैसा पे कर दिया होगा। तो इसका मतलब इस साल के अंत में हेड ऑफिस कह रहा है हमने ब्रांच से इतना पैसा लेना है। हेड ऑफिस कह रहा है हमने ब्रांच से इतना पैसा लेना है, और शुरू में ब्रांच कह रही है हमने आपको इतना पैसा देना है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो 22,800 है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंडियन करेंसी में वैल्यू इतनी है। इज इट क्लियर टू यू?
अब इस क्वेश्चन में एक लाइन और आ गई कि गुड्स जो भेजे जाते हैं ब्रांच को कॉस्ट प्लस 10% पर भेजे जाते हैं, और कह रहा है एंड द ब्रांच सेल्स द गुड्स एट इनवॉइस प्राइस प्लस 25%। इस क्वेश्चन में एक ये इंटरेस्टिंग लाइन है, कह रहा है गुड्स ब्रांच को भेजे जाते हैं कॉस्ट प्लस 10% पर, लेकिन ब्रांच जो गुड्स बेचती है वो इनवॉइस प्राइस प्लस 25% पर बेचती है। इसका क्या मतलब है ये मैं सब बताता हूँ। फिर कह रहा है मशीनरी एक्वायर करी गई थी 31 जनवरी 2017 को, करेक्ट, और जब $1 इज इक्वल टू 40, यानी कि मशीनरी को कन्वर्ट करने के लिए आप इस रेट का यूज़ करेंगे। बाकी ओपनिंग रेट ये दिया हुआ है, मैं जानबूझ के डेट्स नहीं पढ़ रहा, मैं सीधा बोल दे रहा हूँ ओपनिंग रेट, करेक्ट, और क्लोजिंग रेट ये दिया हुआ है, और एवरेज रेट तुम्हें कंप्यूट करके दिया है। कभी एवरेज रेट ना दिया हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग की एवरेज निकाल लेना, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में उसने ये लिखा कि मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट करना है, नंबर 1, और कह रहा है ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द ब्रांच, और ब्रांच मैनेजर को 5% ऑफ द प्रॉफिट, ब्रांच के जो भी प्रॉफिट होंगे उसका 5% का हक मैनेजर को होगा। अब कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डॉलर्स, और ऑफ कोर्स कन्वर्ट द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच इनटू इंडियन करेंसी। तो ये क्वेश्चन है जी, इस क्वेश्चन में अब मुझे क्या करना होगा ये, लेकिन ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, तो ये सबसे टफ क्वेश्चन है। और ये पूरी ब्रांच अकाउंट का ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। आपने देखा तकरीबन अगर हम सारे क्वेश्चंस मिला दें तो हमने तकरीबन, मेरा ख्याल है कि 100 से 110 के बीच में क्वेश्चंस हमने करे होंगे। अगर आपको याद हो तो पहले ही सेक्शन में करीब 20-30 क्वेश्चन थे, दूसरे सेक्शन में भी 30 के क्वेश्चन थे, पहले 2 सेक्शन में ही 60-70 क्वेश्चन थे, करेक्ट। एनीवे, और 11-12 क्वेश्चन तो इसी सेक्शन में है, और तो कॉम्प्रिहेंसिवली करना पड़ता है। 8 पॉइंट क्वेश्चन नंबर जो है ये 8.11 सेक्शन 8 का 11वां क्वेश्चन है, और बेसिकली इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि इसके बाद एक क्वेश्चन और है, लेकिन मैंने कहा वो सेम क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट मैंने अभी आपको इससे पहले कराया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने करा यहाँ पर रेट्स एनालिसिस, रेट्स का मैंने एनालिसिस करा, रेट्स एनालिसिस। अब रेट्स एनालिसिस करने के लिए मैंने क्या करा, सपोज मैं मान लूँ कि कॉस्ट 100 है, कॉस्ट अगर 100 है तो वो कह रहा है कि जो गुड्स भेजे जाते हैं कॉस्ट प्लस 10% पर भेजे जाते हैं। भाई कॉस्ट अगर 100 है उसमें मैं 10 ऐड कर दूं तो इसका मतलब गुड्स जो भेजे जाते हैं वो 110 के हिसाब से भेजे जाते हैं, इनवॉइस प्राइस जिसको हम बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब गुड्स तो इस प्राइस पर भेजे जाते हैं, लेकिन वो कह रहा है ब्रांच जो गुड्स बेचती है वो इनवॉइस प्राइस प्लस 25%। तो इनवॉइस प्राइस 110 है, अब मैं इसका 25% निकाल लूँ, 25% ऑफ 110 जो कि आ जाएगा 27.50। तो इससे मुझे ये पता लग गया कि ब्रांच जो गुड्स बेच रही है वो इनवॉइस प्राइस पे नहीं बेच रही, वो इस प्राइस पे बेच रही है 137.50 पर। यानी कि इस क्वेश्चन में 3 प्राइसेस सामने आ गई, और मैंने तुम्हें कई बार ये चीज़ें समझाई हुई है, खासतौर से जब ने लिस्ट प्राइस के भी क्वेश्चन करे थे, होलसेल ब्रांच के भी क्वेश्चन करे थे, ये सब चीज़ें। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, कॉस्ट तो इतनी है, इसमें 3 प्राइसेस हैं, कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस। आप देख ही रहे हो कि कॉस्ट जो है वो 100 की है, इनवॉइस प्राइस 110 की है, सेलिंग प्राइस जो है वो 137.50 की है। इज इट क्लियर टू यू? अब कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो तो 10 का है, यानी कि 10/110 कह लो या 1/11 कह लो। अगर आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो 1/11 डिनोमिनेटर में इनवॉइस प्राइस है, यानी कि ये रेट अगर मैं किसी इनवॉइस प्राइस वाले आइटम पे लगाऊंगा, पहले तो ये रेट लगाया ही किसी इनवॉइस प्राइस वाले आइटम पे जा सकता है, मैंने कई बार ये चीज़ें तुम्हें बताई है, क्योंकि डिनोमिनेटर में इनवॉइस प्राइस है। डिनोमिनेटर में अगर इनवॉइस प्राइस है तो ये रेट आप इनवॉइस प्राइस वाले आइटम पर ही लगा सकते हो। अब जब इनवॉइस प्राइस पे मैं लगाऊंगा तो वो आइटम उतर करके कॉस्ट प्राइस पर आ जाता है, तो ये बताने लायक बातें नहीं है, ये सब बातें हम कर चुके हैं।
उसके बाद इनवॉइस प्राइस में और लिस्ट प्राइस के बीच में आप फासला देखो 27.50 का। आपको याद होगा हमने होलसेल ब्रांच में भी ऐसा करा था, कैटलॉग प्राइस वाले में भी करा था। 27.5 इसको मैं डिवाइड कर दूं सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब अब ये जो भी रेट है इसको आप शॉर्ट करना तो बेकार है, डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब ये जो रेट है सेलिंग प्राइस पर ही लग सकता है। अगर सेलिंग प्राइस पे लगेगा तो वो आइटम उतर करके इनवॉइस प्राइस पर आ जाएगा, क्योंकि हमने जो डिफरेंस लिया है इन दोनों के बीच में लिया है। अब इस क्वेश्चन में मज़ेदार बात यह है कि इसमें एक तीसरा रेट भी सामने आता है। अब तीसरा रेट जो सामने आ रहा है वो कौन सा रेट आ रहा है? एक तो कॉस्ट का, अगर आप देखेंगे कॉस्ट तो है 100 और सेलिंग प्राइस है आपकी इतनी, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का फासला भी अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो एक रेट और सामने आ जाएगा। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस 37.50 का है। अगर मैं 37.50 को सेलिंग प्राइस 137.50 से डिवाइड कर दूं, बिकॉज डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस है, तो इससे क्या होगा कि जो आइटम सेलिंग प्राइस पर है वो कॉस्ट पर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में पहले तो आपको रेट्स की बहुत अच्छी साउंड जानकारी भी होनी चाहिए और तरीके से रेट को कंप्यूट करने का आर्ट आना चाहिए। अब ये बात है, अब इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? देखिए जी, इस क्वेश्चन में पहले तो वो तुमसे पता है क्या पूछ रहा है? पहले तो वो तुझसे ये पूछ रहा है कि आप ब्रांच ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। सर आपने अब के बाद ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट नहीं करा है, पहले आप मेरी बात तो सुनो। ब्रांच ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है इन यूएस डॉलर। पहला क्वेश्चन तो उसने ये पूछा है, वो कह रहा है यूएस डॉलर्स में बनाओ। भाई यूएस डॉलर में तो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस हमें दिया ही हुआ है, ब्रांच हमारी जो है वॉशिंगटन में है और ब्रांच का ट्रायल बैलेंस यूएस डॉलर्स में है। और क्वेश्चन की डिमांड भी ये है कि आप पहले तो यूएस डॉलर्स में ही हमें बना करके दिखाओ। तो अच्छी बात है ये तो अगर ये अच्छी बात है तो फिर हम फटाफट इसको बना भी लेते हैं। मेरे ख्याल से इतने में आ जाना चाहिए। चले जी, तो ब्रांच के अगर हम ट्रायल बैलेंस को देखेंगे तो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस हमारे सामने है और ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में जो फिगर्स है उनको हम फटाफट यहाँ लिख लेते हैं। याद रखें ये डॉलर्स में ही बन रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक तो $11,200 का हमें दिया ही हुआ है। गुड्स सेंड टू ब्रांच के कॉलम में 64,000 डेबिट साइड में लिखा ही हुआ है डॉलर्स में, करेक्ट। और उसके अलावा ब्रांच की जो सेल्स है, ब्रांच की सेल्स 84,000 की है, ब्रांच की सेल्स 84,000 की। ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है, ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है, अब क्लोजिंग स्टॉक मुझे याद नहीं आ रहा कितना है, देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक जो था, अच्छा इस क्वेश्चन में नीचे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? इस क्वेश्चन में देखो ब्रांच का छोटा सा ट्रायल बैलेंस दिया है और ब्रांच के यहाँ कोई परचेजेस भी नहीं लिखी हुई है। ब्रांच के यहाँ कोई परचेजेस भी नहीं लिखी है, ओपनिंग स्टॉक है और नीचे हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, कभी कभी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। मुझे मालूम है कि इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन है, लेकिन सपोज एक स्टूडेंट के तौर पर अगर मैं एग्जामिनेशन में करता तो मैं यही सोचता यार क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, मुझे तो खैर पहले ही मालूम है, ठीक है। लेकिन आप एग्जामिनेशन में ऐसे ही करोगे जैसे कि मैंने अभी करा, अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन पहले से नहीं करा हुआ है। तो खैर क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था और उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन था। क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, कोई ऐसा एक्सपेंस भी नहीं है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालूं और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालूं? तो ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? ये क्या है? सेल्स है, करेक्ट। $84,000 में सेल्स दी हुई है। इस सेल्स के अंदर कितना प्रॉफिट है ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं।
सर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? अभी देखो हमने ये रेट कंप्यूट करा था, सेलिंग प्राइस इतनी है तो कॉस्ट इतनी है, और इन दोनों के बीच में जो फासला है वो 37.50 का है। इसका मतलब अगर मैं ये रेट अप्लाई कर दूं सेल्स पे तो मुझे पता लग जाएगा कि उसके अंदर कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा ना मेरे पास। तो कहना मैं क्या चाहता हूं कि सेल्स जो 84,000 की दी हुई है, अब उस सेल्स को आपने क्या करना है, करेक्ट। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस सेल्स को आपने जो लाना है, अब ग्रॉस प्रॉफिट आपको कंप्यूट करना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखें। अब यहां पर एक बड़ा पॉइंट मैं वैसे और समझा दूं, वो भी गलती हो सकती थी नहीं तो अभी मैंने आपसे कहा कि ये रेट अप्लाई करेंगे। देखो वैसे तो हमें मालूम है कि सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है, ये तो हमें मालूम है। अब मैंने कहा ना, इस क्वेश्चन को ठीक तरह से बच्चों को समझाने के लिए बिल्कुल बच्चों के अंदाज में क्वेश्चन करना पड़ता है। 40 इयर्स का एक्सपीरियंस यही कहते हैं। आपके दिमाग में ये बात आ सकती थी जैसे मेरे दिमाग में एज ए स्टूडेंट आई कि मुझे ये रेट अप्लाई कर देना चाहिए, लेकिन यहां पर भी गलती हो सकती है। अब यहां पर क्या गलती हो सकती है, तो इसका मतलब पहले तो ये रेट लगता तो है यूज करेंगे, लेकिन ये रेट यूज नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है, इसके लिए आपको ब्रांच के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। शुरुआत से, बिगनिंग से मैं आपको हमेशा ये कहते चले आ रहा हूं कि ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या है। भाई अभी तो ये ब्रांच का बना रहे हैं ना, तो ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या है पहले तो ये बताओ। सर ब्रांच के लिए तो कॉस्ट इनवॉइस प्राइस है ना, क्योंकि ब्रांच तो 110 के हिसाब से रिसीव कर रही है। तो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा वो इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा। इज इट क्लियर टू यू? वो कह रहा है डॉलर्स में हमें बनाना है, तो ब्रांच जब बनाएगी अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ब्रांच क्या करेगी, ब्रांच तो यही सोचेगी ना, कॉस्ट 110 है और सेलिंग प्राइस ही है, इसलिए लगता तो है कि ये रेट यूज करेंगे, लेकिन ये रेट यूज नहीं करना, रेट यूज करना है ये वाला। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि 137 को 110 पे लाना है, क्योंकि ब्रांच के लिए तो 110 कॉस्ट है, तो इसलिए जो रेट अप्लाई होगा, इस क्वेश्चन में कई बार ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये वाला रेट क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये अब क्लियर हो जाना चाहिए। 27.50 डिवाइडेड बाय 137.50। इज इट क्लियर टू यू? ये रेट अप्लाई करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अब जो भी आ जाएगा 16,800 मुझे तो खैर मालूम है, और मुझे ये भी मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बैलेंसिंग फिगर 8,000 आ जाएगी, लेकिन तुम्हें मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन में खास बातें क्या थी, इसलिए मैंने कहा सबसे टफ क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन में था, बाकी और कुछ नहीं है। और क्यों उसने पूछा ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी अब तुम्हें पता लग जाना चाहिए। तो अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उस ग्रॉस प्रॉफिट को फिर आप यहां पर लिख लें, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन दैट इज इक्वल टू 16,800, और उसके बाद जो नॉर्मल चीज़ें दी हुई हैं, कुछ एक्सपेंसेस ब्रांच के लिखे हुए थे डॉलर्स में, एक तो 5,000 का खर्चा था, करेक्ट, और शायद कुछ डेप्रिसिएशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ डेप्रिसिएशन शायद 5 कुछ देना था, 10% उसने नीचे लिखा था, मशीनरी को 10% का डेप्रिसिएशन, और मैनेजर जो है उसको कमीशन देना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी मैं यहां पर लिख दूंगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब मशीनरी जो तुमने लिखी हुई है $24,000 की लिखी हुई है, और उसका 10% 2,400 यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अच्छा, कुछ समझाने के लिए मैंने क्या करा, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि नेट प्रॉफिट कितना है, 16,800 में से आप ये माइनस करोगे तो इस वक्त नेट प्रॉफिट 9,400 है। अब इस क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन भी मुझे देना है, तो मैनेजर्स कमीशन जब मैं दूंगा, मैनेजर्स कमीशन, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मैं 5% कंप्यूट करूंगा। उसने लिखा है मैनेजर को कमीशन देना है ऑफ द 5% ऑफ प्रॉफिट, उसने ये नहीं लिखा आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। तो प्रॉफिट 9,400 है,
इसका 5% आप निकाल लो तो 5% इसका आ जाएगा 470। तो इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट आपका निकलेगा वो 8930 का निकलेगा। नेट प्रॉफिट 8930 का आपका निकलेगा। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन में, ये हमारा पहला स्टेप था, उसके बाद फिर क्वेश्चन में आप ब्रांच का ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। ब्रांच ऑफिस ट्रायल बैलेंस, ब्रांच ऑफिस ट्रायल बैलेंस इन रिपोर्टिंग करेंसी, और रिपोर्टिंग करेंसी है रुपीस। अब आप इसको कन्वर्ट कर करके दिखा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारा ये पहला स्टेप होता है, क्योंकि मोस्टली ये पूछा नहीं जाता था इससे पहले जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इज इट क्लियर टू यू? तो उसके लिए एक कॉलम में आप अमाउंट पहले तो लिख लें। अमाउंट तो आपको डॉलर्स में दिया हुआ है, ठीक है। उसको आप मल्टीप्लाइड करते चले जाना एक्सचेंज रेट से। एक्सचेंज रेट के नीचे हम वो अमाउंट लिखते हैं या वो करेंसी लिखते हैं जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि रुपी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटू रुपी लिखना। यहाँ पर अब आप डेबिट और क्रेडिट लिख दो, और डेबिट और क्रेडिट जो है ये रुपी में ही आएंगे, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ब्रांच का पहला आइटम जो गिवन था वो हेड ऑफिस अकाउंट गिवन था, और डॉलर्स में वो 22,800 गिवन था। अब इसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो, ये क्रेडिट में लिखा हुआ है, याद ये रखना। ब्रांच के कॉलम में जो लिखा है इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद थी 8,60,000, तो मैंने 8,60,000 लिख दिया, क्रेडिट में लिखा। उसके बाद सेल्स हमारे पास हैं, डॉलर्स में सेल्स 84,000 की हैं, और एवरेज रेट जो है वो हमें क्वेश्चन में 47 का गिवन है, तो 47 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और क्रेडिट के कॉलम में आप लिख देंगे 39,48,000। 39,48,000। सेल्स के बाद क्वेश्चन में डेटर्स भी मौजूद हैं, तो डेटर्स, अब जहाँ तक डेटर्स का सवाल है, डेटर्स जो है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स 4,800 के हैं, 4,800 के हैं, और उसको आप मल्टीप्लाइड कर देंगे 48 से, क्लोजिंग रेट से, तो 2,30,400 डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्वेश्चन में क्रेडिटर्स गिवन है। अब जहां तक क्रेडिटर्स का सवाल है 3,400 गिवन है। 3,400 को 48 से मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया, और ये आ गया 1,63,000। क्रेडिटर्स के बाद मशीनरी थी, मशीनरी $24,000 की थी, और मशीनरी जिस डेट को हमने खरीदी थी उस डेट का रेट क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है 40 है, तो 40 से आप मल्टीप्लाइड करेंगे 24,000 इंटू 40, 9,60,000 आ जाएगा। उसके अलावा फिर क्वेश्चन में कैश एट बैंक तुम्हें दिया हुआ है, मैंने डायरेक्टली कैश ही लिख दिया। कैश एट बैंक जो डॉलर्स में दिया है 1,200 का दिया है, इंटू 48 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा जी आपका 57,200, 600 इनफैक्ट 57,600 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, उसके अलावा फिर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी तुम्हें गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक भी आप लिखें। अब ओपनिंग स्टॉक जो है वो 11,200 का है, 11,200 इंटू, अब ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट यूज होगा 46, तो 5,15,200, ये भी आपने लिख दिया। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो तुमने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं वो $64,000 के भेजे हैं, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास मौजूद है, जो कि 29,26,000 जो नीचे ब्रांच अकाउंट बना हुआ था उसमें मौजूद थी। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा एक्सपेंसेस भी हैं, और एक्सपेंसेस जो है 5,000 के हैं, एवरेज रेट 47 है,
तो 47 से आप मल्टीप्लाइड करेंगे 2,35,000 की फिगर आ जाएगी। ऐसा करने के बाद जाहिर है कि फिर आपको टोटल भी करना पड़ेगा, डेट इज़ 49,21,000 आपका टोटल आ जाएगा। यहाँ का टोटल 49,71,200 का आएगा। बिकॉज क्रेडिट साइड बड़ी है तो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, लेकिन वो लॉस है। एक्सचेंज डिफरेंस है लेकिन वो लॉस है। 47,000 का एक्सचेंज डिफरेंस आ गया। एक्सचेंज डिफरेंस को लिखने के बाद अब इस क्वेश्चन में लास्ट चीज़ ये भी पूछी थी कि आप ब्रांच ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्टिंग करेंसी में भी बताओ। ब्रांच ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार फिर बनाना है, लेकिन अब रिपोर्टिंग करेंसी में बनाना है। तो वो जो काम आप आसानी से कर सकते हो, इसमें मेरे कराने लायक कुछ नहीं है। करेक्ट, ये काम तो आप मेरे बिना बताए भी कर लोगे। रिपोर्टिंग करेंसी में करना है। तो रिपोर्टिंग करेंसी में अब जो आपने कन्वर्टेड फिगर्स है बस वो अब आपको लिखनी है। ओपनिंग स्टॉक आपको मालूम है कि 5,15,200 का है, तो ये आपने लिख लिया। कोई परचेजेस तो ब्रांच की नहीं है, गुड्स जो आपने भेजे थे और जो ब्रांच ने रिसीव करे थे उसकी कन्वर्टेड वैल्यू अब 29,26,000 है। सेल्स अब कन्वर्ट करने के बाद 39,48,000 की है। 48,000 की है। इज इट क्लियर टू यू? अब तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। कैसे है क्लोजिंग स्टॉक? क्योंकि तुमने ब्रांच का जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक इन टर्म्स ऑफ डॉलर तुम्हारे पास आ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक इन टर्म्स ऑफ डॉलर तुम्हारे पास $8,000 का आ गया। करेक्ट। अब इसको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट जो कि 48 है उससे तुम मल्टीप्लाइड कर दो, तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर तुम्हारे पास आ जाएगी 3,84,000। तो इस तरीके से तुम ग्रॉस प्रॉफिट फिर आसानी से निकाल लोगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है तुम्हारा इस क्वेश्चन में इतना आ जाएगा 8,90,800। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद $8,90,800। करेक्ट। उसके अलावा फिर जो तमाम एक्सपेंसेस हैं वो आपने बस लिखते हैं यहाँ पर, डेप्रिसिएशन वगैरह एक्सपेंसेस थे कन्वर्ट करने के बाद 2,35,000 रुपये के। ब्रांच पे फिर डेप्रिसिएशन देंगे। अब जो मशीनरी है आप डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं। देखो मशीनरी अब इंडियन करेंसी में 9,60,000 की हो गई और हमें 10% का डेप्रिसिएशन देना था, तो सीधा 96,000 आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब मशीनरी जो है कन्वर्टेड फिगर उसकी रुपी में 9,60,000 है। अब मैनेजर्स कमीशन, अब देखें यहाँ पर मैनेजर का कमीशन कैसे देंगे। मैनेजर का कमीशन आपने डॉलर्स में ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया है ना। यहाँ पर देखें ये $470 आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं। तो मैनेजर्स कमीशन जो है $470 का तो है। अब ध्यान रखना मैं इसको मल्टीप्लाइड किससे करूँ आप बताओ मुझे, कौन से रेट से करूँ? ओपनिंग से करूँ, क्लोजिंग से करूँ, एवरेज से करूँ? सर एवरेज से करो। एवरेज से नहीं करना है, 470 ये क्लोजिंग रेट करेंगे, क्योंकि जो ये मैनेजर्स का कमीशन हमने यहाँ लिखा है ना ये बेसिकली आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है। मैनेजर्स कमीशन देना है, इसका मतलब दिस इज अ लायबिलिटी, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसलिए मैनेजर का कमीशन जो है ये एक तरीके से आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में हमने पे थोड़ी कर दिया, ट्रायल बैलेंस में थोड़ी दिया हुआ है, ये तो एडजस्टमेंट में गिवन था, इसलिए 48 का रेट अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली ये फिगर 22,560 की आ जाएगी। तो अब आपके समझ में आना चाहिए इस क्वेश्चन में उसने जानबूझ के तुमसे क्यों पूछा, क्योंकि दो ऐसे आइटम है खास तौर से, एक तो ये मैनेजर्स कमीशन और क्लोजिंग स्टॉक, जो तुम्हें पता तभी लगे जब तुमने ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनकी अपनी करेंसी में बनाया।
इज इट क्लियर टू यू? अब इस क्वेश्चन में एक्सचेंज डिफरेंस भी था, लॉस था, तो एक्सचेंज डिफरेंस 47,000 वो भी तुमने लिख दिया। बाकी तुम्हारे पास फिर नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट अब तुम अपना लिख दोगे, जो भी आ जाएगा 4,90,200 के 240 के करीब। तो इसके साथ ही ये लॉन्ग चैप्टर फिनिश अप होता है, और पूरी कोशिश करी गई है एक एक मॉड्यूल का क्वेश्चन, एक एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन आपको कराया जाए। करेक्ट? तो अब इससे ज़्यादा फॉर्मेडेबल तरीके से ये चैप्टर नहीं कराया जा सकता, और उम्मीद है कि आप इस बात को एग्री करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन, टाइम टू से गुड बाय।